हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। ये नया लेक्चर है और GS2 करेंगे। वी विल डू GS2। तो GS2 जो है बहुत आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और UPSC और UPPCS। तो यहाँ से पॉइंट्स देखा जाएगा, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो सारे देख लेना है। और क्विक, आई विल ट्राई टू बी क्विक। ठीक है, आप अपना प्ले स्पीड तो तेज़ कर लीजिएगा 1.75, बट आई विल ट्राई टू बी क्विक। चलिए मेन पॉइंट देखेंगे, लाइन टू लाइन शायद नहीं पढ़ा जाए। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, प्रेसिडेंट रूल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कहा है कि प्रेसिडेंट रूल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी हमारे लिए, ठीक है, और स्पेशली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस जो प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है किसी भी स्टेट में, ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि स्टेट कंप्लाई नहीं कर रहे होते, सेंटर की बात नहीं सुन रहे होते, या कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से नहीं काम कर रहे होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इमरजेंसी लग जाती है, या किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो गवर्नर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल कुछ वक्त के लिए लगा देता है। तो ये सब सारी है, बट यहाँ ये कहा गया एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस के लिए। बट इट ऑफन रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करता है? रिफ्लेक्ट करता है डीपर इंस्टीट्यूशनल एंड फेडरल फेल्योर। अ फेडरल फेल्योर इज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो यहाँ पे इस इमरजेंसी से इस सेंटर के पास ज़्यादा पावर आ जाती है, एंड सो दैट वी आर क्वाजी फेडरल या सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी हमारी। अब कैसे फेडरल फेल्योर हो गया ये एक तरह से, ठीक है, आइए देखते हैं। मतलब पावर ज़्यादा सेंटर के पास चला जा रहा है और आर्बिट्ररी चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें कई लीगैलिटी कई बार नहीं है, कई आर्बिट्ररी डिसीजंस ले लिए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर था। तो चलिए देखते हैं। यहाँ 356 एम्पावर करता है यूनियन को। थोड़ा सा मैं इसकी विड्थ इंक्रीज कर लूँ, ठीक है, यूनियन को, ताकि वो स्टोर करे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। अब ये सब सारी चीज़ें हैं। अब बार बार हो जाना, बार बार क्या नाम है, प्रेसिडेंट रूल लगा लेना, ये कैसा? ये इट इज़ रिवील्स अ गैप इन इंस्टीट्यूशनल रॉबस्टनेस एंड क्या है यहाँ पे? फेल्योर इन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, सेंट्रल स्टेट कोऑपरेशन में ये फेल्योर है। और जैसे कि मणिपुर में हुआ 2023, देखिए मणिपुर में वैसी चंद कंडीशंस ख़राब चल रही थी, कुकी और माइती का रिवॉल्ट, क्या आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वो अलग एक टॉपिक है। इस पर भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, काफ़ी ठीक ठाक एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, GS3 के मेंस के प्लेलिस्ट में चले जाइए मेरे। यहाँ देखिए प्रेसिडेंट रूल एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी क्यों है, वाई। पहला देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी स्टेट में हो जाए तब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो मणिपुर में एथनिक वायलेंस चल रहा था और स्टेट तो संभाल नहीं पा रही थी माइतीज़ में और कुकीज़ में, तो यहाँ पे पैरालाइज्ड गवर्नेंस था, इसलिए इन्वोक कर दिया गया। दूसरा, सवर्निटी मेंटेन करने के लिए और इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए कई बार किया जाता है। ठीक है, जैसे J&K में ये सब BJP और PDP अलायंस कोलैप्स कर गया था, फिर प्रेसिडेंट रूल आया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेटेड विद जुडिशियल सेफगार्ड। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया लेजिटिमेसी, किसकी लेजिटिमेसी? प्रेसिडेंट रूल की। इसमें स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल और सब्सटेंसिव कंडीशंस होंगे। ठीक है, जैसे SR बोमई के केस में आया 1994 में कि कोर्ट रूल दैट फ्लोर टेस्ट एंड लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी, ठीक है, ये ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट किसकी बन रही है, नॉट गवर्नर्स डिस्क्रिशन। गवर्नर किसी को भी फ्लोर टेस्ट पे बुला लेगा और कहेगा कि नहीं आप फ्लोर टेस्ट दो कि आप मेजॉरिटी प्रूफ करो। नहीं, कोई एक दो, मान लो दो पार्टी है, इसके पास मेजॉरिटी सीट से 40, 30, 20, तो 40 वाले को आप बुलाओगे ना, आप 30 वाले को कैसे बुला लोगे? ठीक है, तो दैट इज वाई। तो फ्लोर टेस्ट क्या हो? एक लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी देखना चाहिए, ना कि गवर्नर का डिस्क्रिशन। कई बार गवर्नर इसमें डिस्क्रिशन यूज़ करता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेटेड, अगर ये प्रेसिडेंट रूल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली तब वैलिडेटेड है विद जुडिशियल सेफगार्ड्स। ठीक, चलिए डीपर इंस्टीट्यूशनल फेलियर कैसे हुआ ये देखते हैं। पहला यहाँ देखिए, स्टेट जो एग्जीक्यूटिव है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो या परमानेंट ब्यूरोक्रेसी हो, इनकैपेसिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स हो जा रहा है। जैसे यहाँ मणिपुर का पॉलिटिकल लीडरशिप फेल कर गई थी इस वजह से। देन लेजिस्लेटिव डिसफंक्शन एंड कोलैप्स ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट। मान लो कोई असेंबली है जिसमें मेजॉरिटी सीट्स, कोई पार्टी है उसको मेजॉरिटी नहीं आ रही है, तो असेंबली इज अनेबल टू पास एसेंशियल बिल, या बिल नहीं आ रहा है, या ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, या देखिए बिल नहीं पास हो पाई, तो उसमें भी देखिए एक तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन में जैसे हट जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो बिल अगर नहीं आप पास कर पाए, आप फेल कर गए, तो भी यह सरकार जो है उसमें वहाँ पे सरकार को क्या इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, नई सरकार का गठन होगा, नया इलेक्शन होगा, जो भी हो। तो यहाँ उत्तराखंड में 2016 में एक अप्रोप्रिएशन बिल था, ये वॉज डिक्लेयर्ड पास्ड बाई वॉइस वोट अमिड रिबेलियन। 9 MLA इसका अपोज कर रहे थे, फिर भी ऐसे वॉइस वोट के थ्रू पास हो गया, जिससे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आई और यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग गया था। चलिए, पार्टीशन और डिलेड एक्शन बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी।
तो डेलिबरेट इनएक्शन, कई बार गवर्नर का जो डेलिबरेट इनएक्शन है, कुछ कार्रवाई न करना, या स्पीकर का इन कॉलिंग द फ्लोर टेस्ट के लिए बुला ही नहीं रहे, इनएक्टिव बैठे हुए हैं और गवर्नर ने प्रेसिडेंट को वहाँ रिपोर्ट दे दी कि हाँ भैया यहाँ पे क्या नाम है गवर्नमेंट रन नहीं करा जा सकता है, ऐसी स्थितियाँ नहीं है, या इलेक्शन नहीं हो सकता है यहाँ पे, या किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आ रही है, तो यहाँ पे पार्टीसन एटीट्यूड दिखा देगा। ज़्यादातर ये गवर्नर क्या करते हैं, जो सेंटर पार्टी में कोई भी पार्टी हो सेंटर में, उसके ही पार्टी को बुला लेते हैं और फ्लोर टेस्ट, फिर इसमें हॉर्स ट्रेडिंग होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र का ये केस था, महाराष्ट्र वाले में प्रेसिडेंट रूल लगा था इस केस में। डिलेड जुडिशियल रेमेडी भाई, जुडिशियल बहुत देर लग जाता है, कोर्ट केसेस चलते हैं तो कोर्ट्स ऑफन टेक वीक्स मंथ्स। तो पॉलिटिकल, इससे क्या होता है, एक पॉलिटिकल वैक्यूम हो जाता है कि जब कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है तब तक पॉलिटिकल वैक्यूम ही तो है, और इमरजेंसी प्रोविज़न का यहाँ मिसयूज़ हो जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश का केस था जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, प्रेसिडेंट रूल के डिसीजन को रिवर्स कर दिया था ओनली आफ्टर 2 मंथ। ठीक है, बाय विच टाइम द पॉलिटिकल सिचुएशन है ड्रामेटिकली चेंज्ड। अब फेडरल फेल्योर कैसे, आइए देखते हैं। ओवर सेंट्रलाइजेशन, बार बार प्रेसिडेंट रूल लगाना। भाई अटॉनमी है, हमें दी गई अटॉनमी, प्रोविंसेस को अटॉनमी जो दी जाती है, जैसे यूपी है, सारी स्टेट्स हैं, सारी स्टेट्स को एक अटॉनमी दी गई है, अपना इसका स्फीयर है, आप स्टेट लॉज, स्टेट सब्जेक्ट्स पे स्टेट लॉज बनाता है। ठीक है, अब इसको, अब जैसे ही आप प्रेसिडेंट रूल लगा, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगा तो ये प्रेसिडेंट को अधिकार हो जाता है, या प्रेसिडेंट किसी को अधिकार दे सकता है, या पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को अधिकार दे सकता है कि किसी को भी बैठाए ऐसे व्यक्ति को जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कर सके, या पार्लियामेंट कई बार प्रेसिडेंट इंपावर कर देता है, पार्लियामेंट को इंपावर्ड हो जाती है पार्लियामेंट की स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ पास कर दे। ठीक है, तो ये सब सारी सिचुएशंस आ जाती हैं लॉ पास करने की, तो मेनली ये सब पावर जो आ जाती हैं सेंटर के पास आ जाती हैं, तो यहाँ इसीलिए कहा गया, तो लॉ मेकिंग पावर ऑल्सो एंड एग्जीक्यूटिव, ये सब सेंटर के अंडर आ जाता है। ओवर सेंट्रलाइजेशन इन गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया। सेंटर्स का जो टेक ओवर है ऑफन मार्जिनलाइजेज स्टेट एक्टर। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें देखिए। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ गवर्नर रोल, गवर्नर को एक डिस्क्रिशनरी पावर है, ये फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है सेंटर के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, तो सेंटर ये अपॉइंट करता है गवर्नर को, और गवर्नर का कोई सिक्योरिटी और टेन्योर वेन्योर तो है नहीं, कभी भी हट जाता है, कभी भी आ जाता है। जैसे इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट थी और 1970, 69, 70, 78, 79 का दौर था, तो जब दोबारा जनता पार्टी आई थी तो सारे गवर्नर हट गए, फिर कांग्रेस सरकार आई तो फिर जनता पार्टी द्वारा जो कांग्रेस जो गवर्नर नियुक्त थे वो भी हट गए। तो ये सब सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो गवर्नर तो ऐसे ही मतलब है एजेंट ऑफ अ सेंटर, गवर्नमेंट इज एन एजेंट ऑफ अ सेंटर। दूसरा देखें क्या है, फेडरल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उस वजह में भी, उस सब कंडीशंस में भी ये सब सारी चीज़ें होती। देखिए जैसे फेल्योर टू एक्टिवेट बॉडीज़ लाइक इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल। ठीक है, जोनल काउंसिल्स बनी हुई हैं या इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं, आर्टिकल 263 में मेंशन है, आप इंटर स्टेट काउंसिल पढ़ लीजिएगा, 5 है। जैसे नॉर्थ ईस्ट की है, सेंटर की है, ईस्ट वेस्ट की है, नॉर्थ साउथ है, तो ये सब सारी काउंसिल्स बने हुए हैं। तो लीड्स टू यूनिलैटरल, अगर यहाँ बॉडीज़ आपस में ये लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, इन लोग की बार बार मीटिंग नहीं हो रही है, तो ये सब स्टेट कैसे आप डिसीजन एक साथ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की कहाँ से फिर बात आएगी। देखिए मणिपुर में अगर साथ में लोग बैठे होते, बातचीत किए होते, जोनल काउंसिल्स मीट करती, तो ये सब कंडीशन एस्केलेट नहीं होती। ठीक है, बस यही कहा गया। इलेक्टोरल मैंडेट का डिसरिगार्ड एंड डेमोक्रेटिक, अब डिसरिगार्ड कैसे हो गया, अब प्रोलॉन्ग जो यूज़ हो जाए प्रेसिडेंट रूल का, ये बाईपास कर देता है। क्या पीपल का मैंडेट, भाई लोगों ने 40 किसी की सीट आई, 10 आई, 20 आई, आप इसको मिला रहे हो। ठीक है, और पब्लिक ने वोट तो इसको किया ना ज़्यादा। यहाँ पे हमारे यहाँ FPTP सिस्टम है, परसेंटेज वाइज नहीं देखा जाता है, तो जिसके एक भी ज़्यादा वोट आ गए, जिसके 39 है, 38 है, तो 39 वाला जीत जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 40 सीट्स यहाँ आई हैं, उसको बुलाना चाहिए, पर यहाँ बाईपास कर दिया जाता है। यही कोलिशन गवर्नमेंट हो जाता है कि इलेक्शन के बाद लोग कोलिशन बना लेते हैं, उसमें भी यहाँ बाईपास होता है पीपल्स मैंडेट, जैसे पिछली बार महाराष्ट्र के केस में हो गया था। ठीक है, मेजॉरिटी किसी को आई थी और आपस में सरकार कोई और बना लिया, तो इट इज बाईपास, तो इट इज़ यूज्ड टू बाईपास द मैंडेट, पीपल मैंडेट, एंड वीकेंड द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ये लोग वीकेंड कर देते हैं। जैसे दिल्ली का यहाँ था, प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यूड फॉर नियरली अ ईयर डिस्पाइट क्लियर पब्लिक डिमांड्स फॉर इलेक्शन। ठीक है, एंड डिलेड रिस्टोरेशन हुआ इलेक्टेड गवर्नमेंट का। आइए आगे देखा जाए, वे फॉरवर्ड क्या है यहाँ पे, रिफॉर्म करो गवर्नर का अपॉइंटमेंट फंक्शनिंग। देखो पहले तो न्यूट्रलिटी फिक्स करो गवर्नर की, आप उनका फिक्स टेन्योर करो। ठीक है, कंसल्टेटिव अपॉइंटमेंट्स हो, इनका कोडिफाइड हो डिस्क्रिप्शन, ऐसा नहीं कि अपने मनमानी आर्बिट्ररी तरीके से न करें, द डिसीजन शुड बी कोडिफाइड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यहाँ पूंछी कमीशन ने कुछ कहा है, क्या कहा है कि कलीजियम लाइक प्रोसेस हो, अगर आपको गवर्नर को अपॉइंट करना है तो कलीजियम लाइक प्रोसेस हो। क्या हो, कलीजियम लाइक प्रोसेस। फिर है
और गाइडलाइंस की कैसे आपको 356 इम्पोज करना है। देखो, रिवाइज द स्ट्रक्चर्ड सेंटर स्टेट कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म, जैसे मेक इंटर स्टेट काउंसिल या जो जोनल काउंसिल हैं काउंसिल फंक्शनल फोरम फॉर अर्ली वार्निंग, डायलॉग कर सकें आपस में, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करें, ठीक है। इफ़ यूज्ड प्रोएक्टिवली, अगर मणिपुर क्राइसिस में यूज़ होता कोऑर्डिनेट करते लोग तो और आसानी हो जाती। तो ये सब सारी, तो ये हमारे यहाँ 5-6 लगभग जोनल काउंसिल है और एक इंटर स्टेट काउंसिल। चलिए आगे देखा जाए। यहाँ टाइम बाउंड जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए पॉलिटिकल डिस्प्यूट का। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इनको डिस्पोज करें प्रेसिडेंट रूल के चैलेंज को, ठीक है। फ्लो टेस्ट डिले है और टाइम लाइन फिक्स कर दिया जाए, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। फ्लो टेस्ट डिले नहीं होना चाहिए, टाइम लाइन फिक्स होनी चाहिए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रेजिलियंस आए, ऐसी कैपेसिटी हो, बिल्ड कैपेसिटी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन इन कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन, ताकि वो क्राइसिस को हैंडल कर सके और प्रेसिडेंट रूल लगे ही ना, ठीक है। ग्रास रूट गवर्नेंस को बहुत ही पावर करना है, स्पेशली पंचायत और ये सब बातें। तो ग्रास रूट गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन, स्टेट में भी थोड़ा डिसेंट्रलाइज किया जाए चीज़ों को। फिर ट्रेनिंग दिया जाए नॉर्थ ईस्ट में, ये सब सारी हैं, ताकि सेंट्रल फोर्सेस पे थोड़ी कम डिपेंडेंसी हो। पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी चाहिए, जो भाई प्रेसिडेंट रूल लग रहा है ना, ठीक है, पास तो करना पड़ता है सिंपल मेजॉरिटी से, पर यहाँ पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी चाहिए, ठीक है। मेक द रेजोल्यूशन, 1 मिनट, मेक द रेजोल्यूशन अप्रूविंग प्रेसिडेंट रूल सब्जेक्ट टू स्ट्रक्चरल डिबेट, एविडेंस प्रेजेंटेशन एंड सनसेट क्लॉज। तो ये सब सारी चीज़ें। 25 में मणिपुर एक्सटेंशन पास्ड विद वॉइस वोट, अ डिसरप्शन रिफ्लेक्टिंग डिक्लाइनिंग पार्लियामेंट्री, बस वॉइस वोट से सब सारी चीज़ें पास हो गई थी, ठीक है। कहाँ पे? केंद्र में, पार्लियामेंट में वॉइस वोट के थ्रू आपने प्रेसिडेंट रूल यहाँ पास कर लिया है, तो बहुत बुरी चीज़ है। फिर कंक्लूजन क्या है? प्रेसिडेंट रूल रिस्क बिकमिंग अ टूल ऑफ पॉलिटिकल कन्वीनियंस, ये नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी की बजाय ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस का गेम बन जा रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल कन्वीनियंस किसका? स्पेशली रूलिंग पार्टी के लिए, ठीक है। अब सेंटर में है पावर, तो आप स्टेट में भी अपना दबदबा चाहते हो, ठीक है, जहाँ आपकी सरकार नहीं है या जो भी है। तो अ रेजिलिएंट जो डेमोक्रेसी है ये डिमांड करती है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, क्रेडिबल गवर्नर और कोऑपरेटिव फर्टिलाइजर। अगला सवाल देखते हैं। इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है इट कैन सप्लीमेंट बट नॉट सब्सटीट्यूट कास्ट बेस्ड जो आप पॉजिटिव एक्शंस ले रहे हो उसको इकोनॉमिक क्राइटेरिया सप्लीमेंट करेगा, सब्सटीट्यूट नहीं करेगा, हटाएगा नहीं, इट विल सप्लीमेंट इट एंड क्रिटिकली असेस दिस क्लेम इन द बैकड्रॉप ऑफ अभी जो रिसेंट जुडिशियल कॉल हुआ था क्रीमी लेयर के लिए। तो SC/ST में भी क्रीमी लेयर हो, इस पर आपका क्या कहना है? सब सारी चीज़ें हैं। पहला तो देखो, एक इंडियन जो रिजर्वेशन पॉलिसी इट वाज कंसीडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट था टू रेमेडी हिस्टोरिकल कास्ट ऑपरेशन, जो हिस्टोरिकल कास्ट ऑपरेशन है उसके लिए कैसे इलाज किया जाए, और डिस्पैरिटी के लिए, खासकर डिस्पैरिटी किसके बीच? यहाँ इंट्रा कम्युनिटी की बात आ रही है, इंट्रा विद इन अ कम्युनिटी। यहाँ पे जो डिस्पैरिटी की बात आई है ये विद इन अ कम्युनिटी की डिस्पैरिटी की बात आई है कि SC/STs के अंदर जो डिस्पैरिटी हो रही है, SC/ST में एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग, उसमें भी कई सब ग्रुप्स हैं, तो एक सब ग्रुप को ज़्यादा फ़ायदा मिला है और दूसरे सब ग्रुप को फ़ायदा कम मिला है। तो विद इन अ कास्ट में, ठीक है, अनइवननेस है। क्या है? अनइवननेस है क्या? जो कि फ़ायदा जो मिला है रिजर्वेशन पॉलिसी की जो यूज़फुलनेस है उस पर अनइवननेस है। अब यार देखो डिस्पैरिटी होने लगी इंट्रा कम्युनिटी में ही और इससे डिबेट होने लगे हैं और ये सब सारी चीज़ें। अब ताकि इंटीग्रेटिंग इकोनॉमिकली प्रायोरिटाइजेशन किया जाए, ठीक है, क्योंकि एक सेक्टर कोई, एक सब ग्रुप कोई नहीं मिले, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, सिर्फ एक सब ग्रुप ही बेनिफिट उठा रहा है, ठीक है। अच्छा चलिए आइए आगे देखते हैं क्या। इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन सप्लीमेंट बट नॉट सब्सटीट्यूट कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव। कास्ट बेस्ड जो आप पॉजिटिव एक्शंस लिए हैं, जो भी एक्शन लिया जाता है उसको वही कहता है अफर्मेटिव एक्शन। टारगेटिंग द पुअर अमंग द मार्जिनलाइज्ड। देखो इकोनॉमिक फिल्टर से क्या होगा, देखिए इसमें सपोर्ट में कहा गया है कि रिजर्वेशन जो है ये SC/ST हाउस होल्ड को मिले स्टिल फेसिंग द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब वो SC/ST हैं जिनके फादर IAS हैं, IPS हैं, बड़ के डॉक्टर हैं, तो इनको थोड़ा सा हटाया जाए, ठीक है, रिजर्वेशन उसमें से, ठीक है, एकदम ये बात ये कही गई हटाने की एकदम, या क्रीमी लेयर लगाने की। देखो क्रीमी लेयर लगाने का मतलब ये हुआ ना, अगर आपने क्रीमी लेयर लगा दिया SC/ST में तो इनको रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं। तो ये एक क्या नाम है, इराटिक तो नहीं कह सकते, एक सडन चेंज है, ठीक है, ड्रास्टिक चेंज नहीं करना चाहिए, इट इज़ अ ड्रास्टिक चेंज, थोड़ा स्लो करना चाहिए, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि एकदम हटा देना क्रीमी लेयर को SC/ST से, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ आई थी, ये जो सोशल इनजस्टिस यूज़ हो रहा था अगेंस्ट द मार्जिनलाइज्ड,
ठीक है, अगेंस्ट ST STs, अनटचेबिलिटी, ये सब सारी उसके लिए स्कीम लाई गई थी, ना कि इकोनॉमिक बेसिस नहीं था इसका। इट डज़ नॉट हैव एन इकोनॉमिक बेसिस, तो सोशल जस्टिस के लिए लाया गया था। अब एकदम ही आप SC ST को हटा दोगे क्रीमी लेयर से, रिजर्वेशन ज़ीरो कर दिया, बल्कि आगे हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि उसमें प्रायोरिटी सेट कर दिया जाए। प्रायोरिटी आप सेट करो कि जो क्रीमी लेयर वाले हैं उनको कम रिजर्वेशन मिले और नॉन क्रीमी लेयर वालों को ज़्यादा रिजर्वेशन मिले। इस तरह से आप कर सकते हो। आगे अभी हम लोग ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे क्या है, नीति आयोग की MPI 2023 ने शो किया है कि 32% SC और 45% ST अभी भी मल्टी डायमेंशनली पुअर है। नेशनल एवरेज 11% का है। देखिए यहाँ प्रिवेंट करना है परपेचुएशन ऑफ प्रिविलेजेस विद इन द डिसएडवांटेज। भाई जो अभी भी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं उनमें जो है प्रिवेंट करे, जो भी ख़त्म जो हो रहा है प्रिविलेज इनको मिलना चाहिए जो डिसएडवांटेज ग्रुप है। आप देखो, विदाउट इंट्रा ग्रुप टारगेटिंग बेनिफिट्स आर डिसप्रोपोर्शनलिटी कैप्चर्ड बाय फैमिलीज हु हैव ऑलरेडी अटेंड हाई। जिनके पास हाई एजुकेशन सिक्योर जॉब है, सिर्फ उन्हीं को अभी भी बेनिफिट मिल रहा है। तो इट बेनिफिट्स आर डिसप्रोपोर्शनली कैप्चर्ड। डिसप्रोपोर्शन मतलब अलग अलग प्रोपोर्शन में, मतलब जो हाई एजुकेशन पास चुके हैं SC ST ग्रुप में उनको ज़्यादा जॉब मिल रही है, उनको ज़्यादा मतलब ये सब सारी चीज़ें हो रही। DOPT 22 में नोट किया कि सेम SC फैमिली से लोग ग्रुप A सर्विसेज में आते हैं फॉर मल्टीपल जनरेशंस। ठीक है, एक पर्टिकुलर सब ग्रुप है उसी से लोग ज़्यादा आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर फैमिली ज़्यादा आ रहे हैं जिनको ऑलरेडी SC ST का बेनिफिट मिल चुका है। अब फोकसिंग रिसोर्स ऑन मोस्ट डिप्राइव्ड सब ग्रुप, आपको कहाँ फोकस करना है? मोस्ट बैकवर्ड दलित पे करना है, PVTGs पे करना है, जो अभी भी एक्सक्लूडेड है ये सब सारी चीज़ों से। आंध्र प्रदेश का एक SC सब कोटा आया था, ये मदिगा को प्रायोरिटाइज़ किया था SCs को ओवर द माला SCs जो होंगे वो ज़्यादा डेवलप्ड होंगे। ठीक है, अब ये मदिगा ज़्यादा पुअर हैं तो इन पर ज़्यादा फोकस किया गया था। जुडिशियल कंसिस्टेंसी विद इक्विटी, देखो जुडिशियली कंसिस्टेंसी विद द इक्विटी प्रिंसिपल, मतलब सबको बराबर का अधिकार है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है दैट द रिजर्वेशन का मतलब होता है रियल इक्वालिटी, सही में इक्वालिटी पाए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इवन विद इन द बेनिफिशियरी, विद इन द बेनिफिशियरी ग्रुप, विद इन एक ग्रुप के अंदर भी बराबर का हो, मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट है तो इसमें भी इवननेस होनी चाहिए। ठीक है, इवननेस, इसमें भी डिस्पैरिटी ना है, इसीलिए क्रीमी लेयर वाला किया गया था। हालांकि इसमें क्रीमी लेयर वाले में एकदम ही ख़त्म कर देना गलत है। अब आइए देखते हैं सपोर्ट फॉर जुडिशियल कॉल। सपोर्ट क्या कर रहे हैं भाई फॉर क्रीमी लेयर ऑफ फॉर, क्यों क्रीमी लेयर का सपोर्ट किया जा रहा है? इकोनॉमिक सपोर्ट क्या है? अब सपोर्ट में लोग क्या कह रहे हैं कि फुलफिलिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। आर्टिकल 40 अलाउ क्या करता है? आर्टिफिशियल रीजनेबल क्लासिफिकेशन करता है ताकि सब्सटेंसिव इक्वालिटी हो। जब इकोनॉमिक सब क्लासिफिकेशन होगा कॉस्ट ग्रुप पे, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल माना गया है विद इन द कास्ट ग्रुप अगर सब क्लासिफिकेशन। इंदिरा साहनी का 92 का जजमेंट था जिसमें OBC में क्रीमी लेयर को सहमति दी गई थी, तो इसमें भी कहा गया ऐसे दिया जाए। अब ये इट इज़ अ टूल फेयरनेस या फॉर्मेटिव एक्शन माना गया। इक्विटेबल इंट्रा ग्रुप बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा पॉइंट। देखो विद इन अ ग्रुप आपको सबको बराबर का यही है कि फ़ायदा मिले। डाटा यहाँ शो करता है कि बेनिफिट्स जो मिले हैं रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के, वही सब जो मैंने बताया है, वो कुछ रिलेटिवली बेटर सब ऑफ ग्रुप्स को ज़्यादा मिल रहे हैं, मार्जिनलाइज पुअर सेक्शन को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे OBC कोटा में 40 कास्ट जो है 600 में से सारा मेजॉरिटी ऑफ बेनिफिट ले जाते हैं। ये देखिए NCBC ने कहा है। बूस्टिंग पब्लिक ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट अगर इंट्रा ग्रुप टारगेटिंग होगी विद इन अ ग्रुप तो इससे पब्लिक परसेप्शन बनेगा कि हाँ रिजर्वेशंस जो है मेरिट बेस्ड हैं या मेरिट सेंसिटिव हैं। जैसा नहीं, ऐसा नहीं कि कोई मतलब बहुत बड़े अधिकारी का लड़का है या डॉक्टर का तो उसको भी मिल गया है, या बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस है। ठीक है, तो मेरिट सेंसिटिव होना चाहिए, ये लोगों पे परसीव जाएगा, लोग परसीव करेंगे इससे। फिर उसके बाद कर्नाटक का SC सब क्लासिफिकेशन हुआ था 2000 में, इससे बेटर रिप्रेजेंटेशन हुआ मार्जिनलाइज का। कुल बात कहने की ये है कि जो ग्रुप ऑलरेडी फ़ायदा उठा गए हैं वही उठाते जा रहे हैं। एक पर्टिकुलर ग्रुप है विद इन अ कम्युनिटी, ये फ़ायदा बार बार उठाया जा रहा है तो ये ग्रो करता जा रहा है, और यहीं ये स्टैग्नेंट है दूसरा वाला, और सारा फ़ायदा इसी ग्रुप को मिल रहा है और ये लेसर है नंबर में। तो दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इक्विटी नहीं आ पा रही है। फिर इंट्रा कम्युनिटी, देखिए यहाँ पे है ना कि रिकॉग्नाइज करना इंट्रा कम्युनिटी को, सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी। सम SC जो सब ग्रुप है दे हैव अचीव नियर पैरिटी। कुछ SC ग्रुप जनरल कैटेगरी से पैरिटी पे आ गए हैं तो उनको नहीं देना, बस यही सब है। भैया देखो ऑप्टिमाइजिंग स्टेट रिसोर्स, पूरर सब ग्रुप को आप प्रायोरिटाइज करिए। ठीक है, और लिमिटेड विद एन इंश्योर्स, इससे क्या होगा
ये इंश्योर क्या करेगा, लिमिटेड फिजिकल रिसोर्स आर डायरेक्टेड वेयर दे मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेटिंग इफेक्ट। तो जो ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं उनके बजाय जो लोग वल्नरेबल, स्टिल वल्नरेबल है, जिनको अभी भी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं, उन पे फोकस किया जाए। टोटल बस यही है। कुछ अगेंस्ट में बोल रहे हैं लोग जुडिशियल कॉल के लिए कि SC/ST, उनका क्या कहना है, ये कास्ट बेस्ड स्टिग्मा है डिस्पाइट इनकम राइज। तो भाई पैसा होने के साथ साथ आज भी कास्ट बेस्ड स्टिग्मा है, ठीक है। दूसरा और क्या कह रहे हैं लोग, देखिए अभी एक IPS की रिसेंट डेथ हुई है, अभी एक IPS की रिसेंट डेथ भी हुई है, इसने भी कास्ट बेस्ड स्टिग्मा फेस किया था, या IPS है, ठीक है। फिर ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट इज कास्ट बेस्ड जस्टिस। देखिए आर्टिकल 15 और 16 क्या कहता है, टारगेट सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड रूटेड इन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नॉट जस्ट, सिर्फ तो पॉवर्टी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये पूरा कास्ट में डिस्क्रिमिनेट करना, गरीबी से कोई इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं, इनका मानना है, ठीक है। तो कास्ट बेस्ड जस्टिस है, सोशल जस्टिस के लिए वो था, कास्ट बेस्ड स्पेशली वल्नरेबल के लिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया सेट करना खराब है, क्योंकि कोई लिंक नहीं। इनका ये कहना है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया को आप क्यों लिंक कर रहे हो, ठीक है, इसे रिजर्वेशन से इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्यों लिंक कर रहे हो, जबकि रिजर्वेशन जस्टिस के लिए दिया गया, जो अनजस्टिस हुआ है विद द कम्युनिटी उसके लिए दिया गया है, ना कि इकोनॉमिक। इसको क्यों डाल रहे हो आप, और इन दोनों में जो इनजस्टिस और इकोनॉमिक का रिलेशन भी नहीं है, ठीक है। वो कोई भी कितना इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो जाए, ही विल फील दिस इनजस्टिस। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या चैलेंजेस आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वेरिफिकेशन चैलेंज। अब इनकम बेस्ड एक्सक्लूजन करोगे तो जिससे बहुत फ्रॉड प्रूफ वेरिफिकेशन चाहिए। फ्रॉड प्रूफ वेरिफिकेशन सिस्टम आप कहाँ से लाओगे, ठीक है। बहुत लोग पैसे वाले होंगे, वो अपना बनवा लेंगे सर्टिफिकेट, जैसे EWS में हर कोई इनकम सर्टिफिकेट बनवा लिया है। रिस्क ऑफ अंडरमाइनिंग हिस्टोरिकल जस्टिस, आप हिस्टोरिकल जस्टिस को अंडरमाइन कर रहे हो, आप इकोनॉमिक फ़िल्टर लगा रहे हो उसमें, और ये डाइल्यूट कर देगा जो लॉन्ग सेंचुरी बेस्ड इनजस्टिस हुआ है। अब यहाँ पे CDS 2021 का ये सर्वे आया था कि जिसमें पता चला कि फाउंड डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट परसिस्टेड इवन विद SC पोस्ट ग्रेजुएटेड डिग्रीज। तो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है। जुडिशियल रिस्ट्रेंट प्रिंसिपल, कोर्ट रिस्क ओवर स्टेपिंग इनटू द लेजिस्लेटिव पॉलिसी मेकिंग बाय मैंडेटिंग इकोनॉमिक फिल्टर विदाउट पार्लियामेंट्री सैंक्शन, ठीक है। सो जजेस कई बार ओवर स्टेप नहीं करते हैं लेजिस्लेटिव पॉलिसी मेकिंग में, जब तक कि बहुत ज़्यादा ये इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो, या बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज ना कर रहा हो, तो जल्दी ओवर स्टेप नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ जुडिशियल रिस्ट्रेंट प्रिंसिपल जो है कई बार अप्लाई होता है। आइए आगे देखा, वे फॉरवर्ड क्या है, 2 टियर कोटा एलोकेशन, 2 टियर कर दो, जैसे कि जो पुअरेस्ट है उसको पहला एक्सेस मिल जाए, तो पुअरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर दो, उसके बाद भर्ती करो जिसको बेनिफिट मिला है। तो मतलब एकदम ख़त्म मत करो, एकदम रिजर्वेशन OBC क्रीमी लेयर ला करके एकदम रिजर्वेशन ख़त्म ना करो, ठीक है। एकदम ख़त्म नहीं करना है, आपको स्टेप वाइज मैनर में करना है, क्या स्टेप वाइज मैनर में, ठीक है। आप पहले प्रायोरिटाइज कर लो, जो एकदम मार्जिनलाइज है उसको पहले रखो सेकंड नंबर पे, जो जिसको वेल ऑफ है। फिर इसके बाद सर्वे कराओ, कास्ट डिसएग्रीगेटेड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराना है, जिसमें रेगुलर डेटा यूज़ किया जाएगा टू मॉनिटर द इंट्रा ग्रुप। बार बार ग्रुप को देखो कहाँ पे किस ग्रुप में डिस्पैरिटी है, कौन सा जो सेक्शन है वो वंचित रह गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर क्लैरिटी, देखो अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्सप्लिसिटली अलाउ इकोनॉमिक प्रायोरिटाइजेशन विद इन SC/ST विदाउट रिप्लेसिंग कास्ट बायस। कास्ट बायस को रिप्लेस नहीं करना है, ठीक है। आप क्या करना है आपको कि इकोनॉमिक प्रायोरिटाइजेशन जो है, सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे क्लैरिटी के लिए कि बार बार आपको लीगल चैलेंज ना फेस करना पड़े। यहाँ पे किस लिए करना है ये, टू अवॉइड लीगल चैलेंज, बार बार लीगली आपको चैलेंज ना करना पड़े, ठीक है। तो आप ऐसा अमेंडमेंट करिए कि लीगल वे से आप बच के रहें, ठीक है। जैसे कि मॉडल्ड 103rd अमेंडमेंट था EWS का, फिर पैरेलल स्ट्रेंथनिंग है और ऑफ एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज। तो देखो इकोनॉमिक टारगेटिंग तो आप कर रहे हो विद रॉबस्ट इन्फोर्समेंट अगेंस्ट कास्ट बेस्ड बायस होता है, तो यहाँ पे ना कास्ट बेस्ड बायस इसको ख़त्म करना है। एजुकेट के थ्रू वर्क प्लेस पे या जहाँ पढ़ा रहे हैं, तो कैसे आप प्रॉपर पेरेंटिंग, तो कैसे कास्ट बेस्ड बायस ख़त्म करोगे, आप एजुकेट करके कम्युनिटी को इंगेज करके समझा के। पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी, पेरेंटिंग करने से भी है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आप प्रमोट करें, इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी प्रमोट करें, तो ये सब सारी चीज़ों से ये कास्ट बेस्ड बायस जो है ख़त्म हो सकता है। SC/ST जो है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है, ये कन्विक्शन डेटा
इसीलिए था टू डिज़ाइन करेक्टिव इंटरवेंशन। आइए आगे देखा जाए, एक कैलिब्रेटेड ब्लेंड है, यहाँ पे क्या लिखा गया, कैलिब्रेटेड ब्लेंड, ठीक है, कैलिब्रेट, ठीक है, छोटा छोटा स्टेप करना, मेज़र करना, मॉनिटर करना, ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटाइजेशन भी हो और कास्ट बेस्ड सेफगार्ड भी दिया जाए, दोनों चीज़ें हो, जिससे अफर्मेटिव एक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, जिससे इट विल बी सोशली ट्रांसफॉर्मेटिव, क्लोजिंग गैप बिटवीन हिस्टोरिकल इनजस्टिस और कंटेम्प्रेरी इक्विटी, ये सब में गैप जो है ख़त्म हो जाएगा। तो मेनली ये आप सारा एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जुडिशियल डिस्क्रिशन क्या है, बार बार बेल वाले मैटर पे जो जुडिशियल डिस्क्रिशन है, मस्ट नॉट बी लाइसेंस फॉर आर्बिट्रेरीनेस। आप कोई भी चीज़ है बेल के मैटर में आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लीगल, इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल। अब इसके रेफरेंस में आर्टिकल 14 और 20 इक्वालिटी और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के कॉन्टेक्स्ट में ये सब सारी चीज़ें देखना है। जैसे बेल डिस्क्रिशन है, इट इज़ अ वाइटल जुडिशियल टूल है टू अपहोल्ड लिबर्टी, तो भाई बेल मिल जाए, क्योंकि अभी आप पे केस चल रहा है, आप अभी गिल्ट नहीं हुए हो, बट अनचेक आर्बिट्ररीनेस, बहुत ज़्यादा आर्बिट्ररीनेस अगर अनचेक है, ठीक है, इससे क्वालिटी इरोड, इट विल इरोड द क्वालिटी ऑफ लॉ और फेयरनेस ऑफ क्रिमिनल टाइम में ये इट विल बी हार्मफुल टू दैट। अब जुडिशियल डिस्क्रिशन क्या है बेल मैटर में, मस्ट नॉट बी ए लाइसेंस फॉर आर्बिट्ररीनेस। जैसे डिस्क्रिशन एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, बेल पावर्स आर टू बी एक्सरसाइज्ड विद इन लीगल बाउंड्रीज, पहला ताकि जस्टिस मिल सके, और नॉट पर्सनल इंक्लिनेशन, यहाँ पार्टीसन नहीं हो सकते आप, आपको यहाँ न्यूट्रलिटी शो करनी है, ठीक है, या पॉलिटिकल प्रेशर नहीं शो करना है। यहाँ पे गुदी कांति, एक बार मैं पढ़ देता हूँ कुछ, गुदी कांति नरसिम्हलू और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का केस आया था, इसमें एससी ने हेल्ड किया, द डिस्क्रिशन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बाई रीजन, गाइडेड बाई लॉ, नॉट फैंसी और इम्पल्स। आप एकदम कंसाइंस और इम्पल्स के बेसिस पे नहीं कर सकते, हाँ फैंसीनेस, अरे लो दे दिया, अरे नहीं देंगे, ये सब सारी चीज़ें। इट शुड बी इन्फॉर्म्ड, इट शुड बी लीगल, इट शुड बी विद इन द लीगल बाउंड्रीज। दूसरा क्या है कि लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कैन लीड टू कन्फ्लिक्टिंग बेल इन सिमिलर फैक्ट। मान लो दो सिचुएशंस आई हैं, यहाँ भी मर्डर डाउटफुल है, यहाँ भी डाउटफुल है, यहाँ भी हीनस क्राइम नहीं है, यहाँ भी हीनस क्राइम नहीं है, यहाँ आपने बेल दे दी और यहाँ आपने बेल नहीं दी, तो दो सेम सिचुएशन में दो सेम सिचुएशन आई है, आप यहाँ पे बेल अलग अलग दे रहे हो, तो इससे है ना ऑब्जेक्टिव, दिस लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, इससे कन्फ्लिक्टिंग बेल ऑर्डर हो सकता है। जैसे एससी यहाँ पे लिखा ना इनकंसिस्टेंट आउटकम, दैट्स वाई रिटन है इनकंसिस्टेंट आउटकम इन सिमिलर केसेस। यहाँ दरअसल बेल कैंसिलेशन केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इट सेट असाइड हाई कोर्ट्स बेल ऑर्डर साइटिंग मैकेनिकल एप्लीकेशन दैट इग्नोर्ड रिस्क टू इनजस्टिस। सो यहाँ दर्शन पे क्या है, इतना बड़ा जो एक्टर है दर्शन था, साउथ का एक्टर था, और इसने मर्डर वर्डर सब केस में फंसा है ये, तो उसमें क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने बेल दे दिया था, हाई कोर्ट गेव द बेल, बट यहाँ क्या नाम है, एससी सेट असाइड एससीज बेल ऑर्डर और साइटिंग कहा मैकेनिकल एप्लीकेशन दैट इग्नोर्ड रिस्क टू जस्टिस। आप ऐसे मैकेनिकली अप्लाई, मैकेनिकल एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, जिसके बारे में देख रहे हैं, मैकेनिकल एप्लीकेशन मतलब होता है कि आप बेल, 3 टेस्ट होते हैं, तो किस बेसिस पे आप बेल दोगे, 3 टेस्ट आर देयर, कि कहीं वो टैंपर तो नहीं करेगा एविडेंस, अगर जो आपने बेल दे दी तो वो जा करके जो इंसान जिसने मर्डर किया है, ये इंसान ये टैंपरिंग तो नहीं करेगा एविडेंस के साथ, या कहीं फ्ली तो नहीं कर जाएगा, भाग तो नहीं जाएगा, तो एक बेसिस और है। तो इन 3 बेसिस पे कुछ एक आध बेसिस और है, तो उन बेसिस पे क्या है कि बेल ग्रांट की गई थी, पर यहाँ एससी ने कहा नहीं, दैट इग्नोर्ड रिस्क टू जस्टिस, तो यहाँ बेल नहीं दी गई, ठीक है। तो ये है एक सारी चीज़ें, लेट मी, और एससी ने डिनाई कर दिया है। देन यहाँ पे क्या है, इम्पैक्ट ऑन पब्लिक कॉन्फिडेंस, ये क्या चीज़ है, पब्लिक कॉन्फिडेंस। देखिए, परसेप्शन ऑफ बायस टुवर्ड्स द इन्फ्लुएंशियल अक्यूज्ड अंडरमाइंस फेथ इन जुडिशरी। भाई जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको आप बेल दे देते हो, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। ये राजस्थान का कोई केस था, आप देख लीजिए, और बालचंद का, जिसमें जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा था कि लिबर्टी कैन नॉट बी ग्रांटेड कैजुअली, ठीक है, स्पेशली व्हेन ट्रायल इंटीग्रिटी इज एट स्टेक, रिस्क टू ट्रायल इंटीग्रिटी, आर्बिट्री बेल कैन अलाउ इंटिमिडेशन ऑफ विटनेस, आप जाए विटनेस को धमका दिए, या आप भाग गए, या टेम्परिंग कर दिया, ये सब सारी चीज़ें, या डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। ये यहाँ पे आर्यन खान की बेल प्रोसीडिंग, जो आर्यन खान है शाहरुख खान का लड़का, इसकी बेल प्रोसीडिंग में क्या हुआ था, प्रोसिक्यूशन आर्ग्यूमेंट हाईलाइटेड पोटेंशियल इन्फ्लुएंस रिस्क बिफोर बेल, कि भैया बहुत इन्फ्लुएंस रिस्क हो सकता है, बेल ने वॉज ग्रांटेड विद स्ट्रिक्ट रिस्क कंडीशन के साथ फिर बेल दी गई थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड अंडर आर्टिकल 14 एंड 21। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड क्या है, 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो बेल डिसीजन जो है अप्लाई होना चाहिए विद द सेम प्रिंसिपल सारे एक्यूज के लिए, ठीक है, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हुसैन आरा खातून और स्टेट ऑफ बिहार में ये कहा गया कि थाउजेंड्स ऑफ पुअर, एससी ने कहा थाउजेंड्स ऑफ पुअर अंडर ट्रायल होल्डिंग लिबर्टी कैन नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ और स्टेटस,
ठीक है। तो पैसा और रुपया है तो आप छूट जा रहे हो, आपको बिल मिल जा रही है, जजेस दे दे रहे हैं, वरना नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात आई है आर्टिकल 21। अगर आप डिनाई कर रहे हो या बेल को कैंसिल कर रहे हो, इट शुड बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, कोई नई बात नहीं है। मेनका गांधी के 1978 में क्या आया कि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, एक्सपैंड किया प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, जिसमें फेयरनेस और रीजनेबलनेस आई। तो क्या है मेनका गांधी केस में कहा गया है, तो फेयरनेस होना चाहिए बेल में और रीजनेबलनेस होना चाहिए, एंड इट शुड बी अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, सेम फॉर ऑल एवरीवन। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, यहाँ पे कहा गया कि लिबर्टी मस्ट बी कर्टेल, लिबर्टी कर्टेल की जा सकती है ओनली इफ द रिस्ट्रिक्शन इज नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट टू प्रिवेंट हार्म टू जस्टिस। तो भाई देखो, अगर लिबर्टी तभी रोकी जाएगी, ठीक है, अगर आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, वो बहुत ज़रूरी है, वरना इनजस्टिस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लिबर्टी पे कब रोक लगाओगे, जब इनजस्टिस कॉज करेगा। तो अर्नब मनोरंजन गोस्वामी, ठीक है, और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी जो है, उनके केस में एससी हेल्ड किया था दैट कंटिन्यूड डिटेंशन जो होगा मस्ट बी जस्टिफाइड बाई कंपेलिंग रीजंस। ठीक है, तो इसको कैसे आप जस्टिफाई करोगे, अगर बार बार आप वो कर रहे हो, तो कैसे, हाउ विल यू जस्टिफाई इट, बार बार जस्टिफाई कैसे करो, इट शुड बी कंपेलिंग रीजन होना चाहिए। ठीक है, तब जा करके आप कंटिन्यू डिटेंशन रख सकते हो। ठीक है, रीजन जुडिशियल ऑर्डर, रिकॉर्डेड रीजन फॉर बेल, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड अनेबल्स अपीलेट रिव्यू। तो रिकॉर्डेड रीजन होना चाहिए बेल का, इससे क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी। रविंद्र सक्सेना और स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या कहा गया, एससी सेड रीजनड ऑर्डर आर एसेंशियल टू प्रिवेंट आर्बिट्ररीनेस। क्या गया, रविंद्र सक्सेना और स्टेट ऑफ राजस्थान में कहा गया किसी ऑर्डर रीजनड ऑर्डर आर एसेंशियल टू प्रिवेंट आर्बिट्ररीनेस। मेजर्स टू इंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस कोड, कोडिफाइड स्टैट्यूटरी गाइडलाइन होनी चाहिए, यूनिफॉर्म बेल क्राइटेरिया होना चाहिए। लॉ कमीशन की 268 रिपोर्ट क्या कहती है, कोडिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स हो, ठीक है, लाइक ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कितना है, तो कोडिफाई कर लो। बेल ग्रांट करने के लिए जो प्रोसीजर है उसको कोडिफाई कर लो, जैसे ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, फ्लाइट रिस्क क्या, भाग सकता है कि नहीं, विटनेस सेफ रहेगा कि नहीं, कितना हीनस क्राइम है, ये सब सारे क्राइटेरिया होने चाहिए। दैट इज कोडिफाइड स्टैट्यूटरी गाइडलाइन। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ जजेस, पीरियोडिक ट्रेनिंग हो नेशनल जुडिशियल एकेडमी का, ठीक है, कैन अलाइन विद द इंटरप्रिटेशन विद जुडिशियल विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड लेटेस्ट एससी ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो नेशनल जुडिशियल जो अथॉरिटी है 23 सेशन वाली, इसमें क्या है, मॉड्यूल्स ऑन प्रोपोर्शनैलिटी एंड फेयर ट्रायल इन बेल मैटर। तो मेनली ये क्या है कि जज की कैपेबिलिटी को बिल्डअप किया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पे इंटरप्रेट करें, ये सब सारी चीज़ें हैं। और लेटेस्ट एससी ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो भी फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जो कि जस्ट है, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको अप्लाई किया जाए। डिजिटल बेल ऑर्डर रिपोजिटरी, देखो सेंट्रल डेटाबेस बनाया जाए फॉर ऑल बेल डिसीजन, ताकि आप रेफरेंस के लिए यूज़ करो। तो एक सेंट्रल रिपोजिटरी, क्या नाम है, एक क्या होगा, डाटाबेस होगा, एक रिपोजिटरी होगी जिससे आप रेफरेंस कर सकोगे, और डिस्पैरिटी इससे कम होगी, और इट विल एनेबल अपीलेट ओवरसाइट, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इट विल एनेबल अपीलेट ओवरसाइट। अगला क्या, मैंडेटरी, जैसे यहाँ ई कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट आया था। फिर मैंडेटरी विक्टिम विटनेस प्रोटेक्शन लिंकेज, बेल कंडीशन में इट शुड इंटीग्रेट सेफ गार्ड अंडर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। तो 2018 के विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम से लिंक हो, ताकि अगर किसी को बेल मिले तो वो जाके ऐसा ना हो कि विटनेस को मारे धमकाए। ठीक है, ये रिकग्नाइज्ड इट इज़ इनफोर्सिबल इन महेंद्र चावला और यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसको रिकग्नाइज किया गया था। इट गॉट रिकग्नाइज इज इनफोर्सिबल इन महेंद्र चावला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब यहाँ पे क्या है, पीरियोडिक अपीलेट रिव्यू ऑफ आउटलायर ऑर्डर। तो हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट कैन सू मोटर रिव्यू बेल ऑर्डर, ठीक है, खुद से ही भी बेल ऑर्डर रिव्यू कर सकता है दैट डिविएट फ्रॉम सेटल्ड प्रिंसिपल। तो ये क्या है, ये सब सारी चीज़ें। दिल्ली का हाई कोर्ट 2022 का रिव्यू है ऑफ इनकंसिस्टेंट पॉक्सो बेल ऑर्डर्स इम्प्रूव्ड यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें अभी हम देख चुके हैं। ठीक है, बाकी गवर्नर वाला है क्वेश्चन, देखिए गवर्नर वाला थोड़ा थोड़ा करेंगे हम ये सब। आइए गवर्नर वाला देख लेते हैं क्या। गवर्नर इज़ नॉट अ मैकेनिकल सिग्नेटरी बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेक ऑन हेस्टी। तो हेस्टी लेजिस्लेशन जो जल्दी जल्दी कर दिया, जिस पर डिस्कशन नहीं है, डिबेट नहीं हुआ है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेक है, गवर्नर को माना गया। ठीक है, और इसको इस कंसिस्टेंसी को इसको इवेल्युएट करना है, सब सारा पूरा स्टेटमेंट एनालाइज करिए। देखिए क्या है, गवर्नर इज इनविसेज्ड एज द वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, इट ऑक्युपाइज अ यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बैलेंसिंग लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी।
गवर्नर एज कॉन्स्टिट्यूशनल चेक, कैसे गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेक है हेस्टी लेजिस्लेशन के ऊपर। पहला देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, आर्टिकल 200 में गवर्नर क्या करता है, एसेंट दे सकता है बिल को या विडहोल्ड कर देगा या और रिजर्व द बिल, ठीक है। प्रेसिडेंट को भेजा हो जा भी जाता है 2201, तो जो 200 या 201 है तीन को कॉन्स्टिट्यूशनल एक तो मैंडेट मिला हुआ है। दूसरा लिमिटेड डिस्क्रिशन, जुडिशियल रिकग्निशन ऑफ लिमिटेड डिस्क्रिशन, कैसे शमशेर सिंह और स्टेट ऑफ पंजाब में क्या कहा गया कि गवर्नर एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस बट रिटेन्स एक्सेप्शंस, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्शंस है, जैसे 1974 की रूलिंग है जिससे डिस्क्रिशन थोड़ा सा क्लैरिफाई हुआ था क्या है। रोल एज सेफ गार्ड अगेंस्ट अल्ट्रा वायर लेजिस्लेशन, इट इज़ अ चेक वेयर स्टेट बिल्स में कॉन्फ्लिक्ट विद द यूनियन लॉज, अगर यूनियन लॉ से स्टेट बिल कॉन्फ्लिक्ट कर रही तो उस पर एक चेक है, ठीक है। दैट इज़ द चेक अगेंस्ट अल्ट्रा वायर्स लेजिस्लेशन। तो दूसरा जैसे नीट बिल एक्सेम्पशन था तमिलनाडु में, ठीक है, ये प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए रखा गया था नीट का बिल का, ठीक है। दूसरा फेडरल बैलेंस थ्रू रिजर्वेशन पावर, इससे क्या होगा, इट इंश्योर्स यूनियन ओवरसाइट व्हेन लेजिस्लेशन, जब लेजिस्लेशन कोई नेशनल इफेक्ट को इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है तो उससे यूनियन ओवरसाइट है, यूनियन इस पर देख रेख कर सकता है कि कहीं लेजिस्लेट जो स्टेट लेजिस्लेचर है कहीं इट ओवर स्टेप तो नहीं कर रहा है, ठीक है, ओवर स्टेप तो नहीं कर रहा है और अपने लॉज अपने सब्जेक्ट जो हैं उस पर लॉज बनाने के अलावा केंद्र के सब्जेक्ट पे तो लॉ नहीं बना रहा है, ये सब सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पे केरला लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल था, गवर्नर ने रिजर्व किया था। फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंटेंट क्या है, डिबेट रिवील करता है कि गवर्नर जो है गवर्नर इज सीन एज कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिनल नॉट रबर स्टैम्प, ठीक है। तो कृष्णा अय्यर 1949 पे रिमार्क किया था ऑन गवर्नर्स डिस्क्रिप्शन, तो इनको क्या देखा जाता है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिनल्स नॉट अ रबर स्टैम्प। गवर्नर एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज अ गार्जियन नॉट अ मेयर रबर स्टैम्प, सिर्फ ठप्पा लगाने के लिए नहीं है कि सेंटर का एजेंट है और गवर्नर बन गए हैं आप और आपकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है तो आप बस आप ये इंजॉय करने के लिए। हालांकि यही बना दिया गया है कि जो भी सीनियर लीडर्स हैं उनको इंजॉयमेंट का ये पद दे दिया जाता है, गवर्नर है सारी फैसिलिटी मिली, पर ये गार्जियन है, ठीक है, कि कहीं जो स्टेट लेजिस्लेट कर रहा है ओवर स्टेप तो नहीं कर रहा है, ठीक है, कहीं अपनी फील्ड से अथॉरिटी से कहीं जुरिस्डिक्शन से बाहर तो नहीं जा रहा है, ये सब सारी चीज़ें हैं। कंसिस्टेंसी विद द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कैसे देखो, डेमोक्रेटिक मैंडेट वर्सेज अनइलेक्टेड अथॉरिटी, बार बार अगर आप डिस्क्रिशन का यूज़ करोगे ना, बार बार डिस्क्रिशन का यूज़ किए, इससे क्या होगा, इट विल अंडरमाइन इलेक्टेड लेजिस्लेचर, ठीक है। तो जो नया जो सरकार चुन करके आई है, अब वो बिल पास करना है, उसका काम है स्टेट के लिए लॉज बनाना फॉर बेटरमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। और आप आर्बिट्ररी यूज़ कर रहे हो डिस्क्रिशन कि इनका कोई अच्छा काम ना हो पाए या इनका काम रुकता रहे, ये लोग लॉ ना पास कर पाएँ, ठीक है, जिससे पब्लिक नाखुश रहेगी तो इनको वोट नहीं देगी, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो बार बार डिस्क्रिशन नहीं यूज़ करना, ठीक है। तमिलनाडु के गवर्नर केस में बहुत ज़्यादा ये यूज़ कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इम्पोज टाइम लाइन लगा दी, केस गवर्नर कैन इम्पोज टाइम लाइन टू प्रिवेंट इनडिफिनिट डिले, अब भाई टाइम लाइन लगाओ, ठीक है, कि हम इतने दिन में पास होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को यहाँ पे सख्त वो ऑर्डर दिया। देखिए यहाँ पोटेंशियल मिसयूज़ फॉर पॉलिटिकल एंड, बार बार अपने पॉलिटिकल मीन्स यूटिलिटेरियन की थियरी यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं लोग कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल मिसयूज़, मतलब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ कैंट की थियरी देखोगे तो वो नहीं फॉलो हो रही है, एक यूटिलिटेरियन फॉलो हो रही है जो कि अच्छी नहीं है यहाँ पे इस केस के लिए, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए, शॉर्ट टर्म एंड्स को मीट करने के लिए लॉन्ग टर्म आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, किस चीज़ को, पार्शियलिटी को, ठीक है, इंटीग्रिटी को और न्यूट्रलिटी को, और अपने आप हित के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, आप पार्टीसन हो रहे हो, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब आइए देखिए, पंजाब गवर्नर डीले इन बजट 2023, बजट 2023 में पंजाब के गवर्नर डीले कर रहे थे, इससे डेडलॉक हो गया, ये सब सारी चीज़ें। कमिटी रिकमेंडिंग रिस्ट्रेंट, अब सरकारिया कमीशन एक पुंछी कमीशन, इन्होंने कहा है कि गवर्नर शुड नॉट मिस यूज़, बस कॉमन आप सरकारिया लिख दीजिएगा और पुंछी लिख दीजिएगा कि गवर्नर शुड नॉट मिस यूज डिस्क्रिशनरी पावर, इन लोगों ने कहा है। चेक ऑलरेडी अगेन एग्जिस्ट विद इन डेमोक्रेसी, देखिए जुडिशियल रिव्यू एंड बाइकैमरिज्म, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हेस्टी लेजिस्लेशन, तो ऑलरेडी एक चेक है, जैसे जुडिशियल रिव्यू का चेक है, बाइकैमरिज्म देखिए एक विधानसभा हो गया, एक विधान परिषद हो गया, तो लेजिस्लेटिव जो स्टेट का जो MLCs होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, वो ऑलरेडी चेक के अगेंस्ट काम कर रही है कि हेस्टी बिल वो ना हो, तो आप एक एक्स्ट्रा चेक लगा रहे हो, तो जिससे क्या होगा, एफिशिएंसी में दिक्कत आएगी,
एफिशिएंसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, लॉ पास होने में। तो ये जो है बार बार आप ना लगाएं, ठीक है। आप हेस्टी देखिए, मिडिल पाथ फॉलो करें, यहाँ मिडिल पाथ, यहाँ हेस्टी है, यहाँ टू स्लो है, तो बीच का कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब नीड फॉर टाइम बाउंड एक्शन, तो बार बार डिले कर देना किसी बिल को, इससे डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हार्म होती है। आंसर में ये सब लिखना, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, ये सब कीवर्ड्स लिखना है। हैंस जुडिशियल डायरेक्शन ऑन टाइम लाइन, अगर जुडिशियल डायरेक्शंस आ रहे हैं टाइम लाइन्स पे कि जल्दी से आप बिल पास करो, इतने टाइम बाउंड मैनर करो, तो इससे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रीइंफोर्स होती है। क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रीइंफोर्स होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु गवर्नर नॉट रूलिंग 2025, ये वाला था। सुप्रीम कोर्ट एक गवर्नर वाला, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नर वाला, जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा है, क्या कहा है। तो देखिए, गवर्नर रूल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेक है, इज जस्टिफाइड, बट कई बार आर्बिट्ररीनेस हो जाना, नैरो हो जाना, ठीक है, ये सब गलत चीज़ है। हाँ, बट मस्ट रिमेन नैरो एंड टाइम बाउंड होना चाहिए इनको। आई एक्सरसाइज विथ रिस्ट्रेंट, ये नहीं कि बार बार अपना मोटिव वो करने के लिए, अपना गोल सेट करने के लिए, अपना, क्योंकि गवर्नर सेंटर का एजेंट है, इसका पर्सनल प्रॉफिट, पर्सनल गेन को ज़्यादा उसने लिया, ना कि इंटीग्रिटी और इम्पार्शियलिटी को उसने ध्यान नहीं दिया, या न्यूट्रलिटी होनी चाहिए आपको, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, फॉर पब्लिक ट्रस्ट के लिए काम करना चाहिए, ना कि पर्सनल गेन, पर्सनल मोटिव, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे है ना, द ट्रू हार्मनी लाइज इन अलाइनिंग gubernatorial discretion with the democratic will while safeguarding constitutional values, ठीक है, और while safeguard आप करो constitutional value को। फिर से मैं अभी देखो, ये 11 पेज हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा करके कर दूंगा। ये बहुत अच्छा GS2 का है, आप इसको देख लेंगे ना तब भी काम हो जाएगा अच्छा खासा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। GS2 में नोट्स बनाना है, ये इनसाइट ऑन इंडिया है, इसी से आप नोट्स बना लो। 8 महीने की, 6 महीने की, 9 महीने की, तो 1 2 3 महीने की बनाओगे, क्लियर हो जाएगी चीज़ें। 5-6 महीने का नोट्स बना के रख लो, 8 महीने का नोट्स बना लो, जितना बन जाए, बहुत एड ऑन हो जाएगा। बाकी मार्केट में सोर्सेज हैं, कुछ स्टैटिक टॉपिक है, स्टैटिक टॉपिक आप देख लेना गवर्नेंस के, ठीक है, वो भी इसमें मिल जाएंगे, नहीं मिले तो उसके भी नोट्स बना लो, वो ओवरलैप कर जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एक सोर्स है, आप 1 दिन में नोट्स बना सकते हो, या 2 दिन में दे दो इसको, ठीक है। तो 4-5 दिन इसी को दे दो मेंस के नोट्स बनाने में, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके बनाइए, एक नोट्स का आप गत्ता रखिए, क्योंकि एग्जाम में नोट्स ही काम आते हैं। ओके, थैंक यू।